नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम क्लास 10th से हम वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ठीक, जैसे कि संख्याएं जो हमारी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? कितनी प्रकार की? दो। नंबर एक होती है वास्तविक संख्या और नंबर दो होती है काल्पनिक संख्या। ठीक, और वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आता है? वास्तविक संख्या में आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय नहीं, पहले हम लिखें प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक, फिर आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और फिर आता है पूर्णांक। ठीक, और काल्पनिक संख्या में क्या होता है? जैसे कि x² + 2 = 0, तो x² बराबर, अगर हम 2 को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x² हटाएंगे तो यहाँ पर √-2। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बारी बारी से समझेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा। देख, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार से चलते जाओ, तो ये हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। भाई पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है, सर ने बताया पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें सिर्फ शून्य जोड़ दो और ये सभी लिख दो, और इस प्रकार से सभी लिख दो, तो ये हमारी हो गई पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या बताया था ना, तो परिमेय संख्या समझो भाई। तो परिमेय संख्या क्या होती है भैया? परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है, अंश बटा हर के रूप में। मतलब P/Q के जो अंश बटा हर, इसका एलसीएम पूर्ण हो, मतलब इसका एलसीएम जो है, नहीं एलसीएम नहीं बेटा, इसका P/Q का जो है HCF सदैव 1 आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अंश और हर का अगर हम दोनों का HCF निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, तो उसे वही हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको उसके बाद बताएंगे, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं समझना है आपको। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बेटा क्या है? अपरिमेय संख्या में जो है मतलब इस प्रकार से अपरिमेय संख्या जो है हमें सदैव क्या होता है? अभाज्य संख्याएं हो। जैसे अंडर में क्या हो? अभाज्य संख्याएं। ठीक है बेटा, जैसे कि इसमें अभाज्य संख्याएं आ जाएं, √2, √3, √5 ... और जैसे कि हमारी 0.01, 0.01 ... ये हमारी क्या है? इस प्रकार, इस तरह से भी आ सकती हैं, 3, 3, 3, 3, तो ये हमारी भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। 0.1, 3, 3, 3 इस तरह आती रहें, तो ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। बेटा क्या आता है? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है?
पूर्णांक को समझेंगे हम, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है, जैसे कि हमारे -4, -3, -2, -1 और फिर उसके बाद 0, 2, 3, 4, ये हमारी किस में आती हैं, पूर्णांक में, ठीक है। अब हम चलते हैं यूक्लिड विभाजन क्रमिका के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए, ठीक है। अब हम, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन क्रमिका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हम दो क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। वो क्या कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं और बी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद दो पूर्णांकों का पूर्ण संख्या, दो पूर्णांकों की एक पूर्ण संख्या होती है। वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती है हमारी, इसमें पूर्ण संख्या जो हमारी क्या है, Q है और R है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से विद्यमान करते हैं कि यहाँ पर सूत्र बनता है A = BQ + R। यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ये इस प्रकार का सूत्र कैसे बना। तो यहाँ पर समझना है, जहाँ हमारी क्या है, अगर जीरो जो है, जीरो जो है ना, वो सदैव R का मान जो है सदैव 0 से कम होगा, ठीक है। R का मान जो है 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। R का मान 0 से कैसा होगा, सदैव बड़ा होगा। और B जो है R से सदैव बड़ी होगी। यहाँ पर समझना है कि R का मान सदैव 0 से कैसा होगा, बड़ा, और B का मान जो है सदैव R से बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये सूत्र बना है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा है ना, A जो हमारा क्या है, यहाँ पर A हमारा है भाज्य, क्या है, भाज्य, ठीक है। और ये क्या होता है, B जो होता है हमारा क्या, भाजक, भाजक, ठीक। और Q क्या होता है हमारा, भागफल, भागफल बेटा है ना। ये होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे सूत्र क्या बन जाता है हमारा, भाज्य बराबर, ठीक, क्या होगा, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, है ना। आई होप समझ में आया होगा ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाज्य, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाजक, ठीक। ये क्या होगा, भागफल, और बाद में क्या रह जाएगा, शेषफल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यूक्लिड विभाजन क्रमिका के बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 से शुरुआत करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एक एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे पहले सवाल में। इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तो 135 और 225 है ना। तो इसमें 135 और 225 में हम छांटेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कि 225 सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से किससे बड़ी है, 135 से बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी है तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम कौन से नियम बताया इन्होंने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, कौन सा नियम लगाएंगे हम इसमें,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वाला नियम लगाएंगे, लेमा वाला, ठीक है। तो ये लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाएंगे। तो एल्गोरिथम का नियम हमने बताया था। तो सबसे पहले क्या आता है, अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर जो होता है भाज्य, यहाँ पर हमारा जो आता है ना वो आता है भाजक, यहाँ पर आता है भाज्य। तो यहाँ पर आएगा हमारा का ये यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है भाज्य, इधर क्या होता है भाजक, ठीक। तो आप यहाँ पर तो भागफल, यहाँ नीचे शेषफल। तो यहाँ पर ये हमारी संख्या क्या हो गई, ये वाली संख्या हो गई हमारी भाजक, ये बड़ी वाली संख्या क्या होगी भाज्य। अब इसका इसमें डिवाइडेड कर देंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, एक बार। और एल्गोरिथम का नियम भी यही है कि जब तक शून्य ना आ जाए तब तक हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में एक तो यहाँ 135 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बचे कितने हमारे 0, और ये क्या हो गया, यहाँ पर बचेगा 9। अब यहाँ पर 0 शून्य, शेषफल शून्य नहीं आया, तो यहाँ पर अभी और आगे करना है हमें इसे। तो अब हम लिख सकते हैं इसको किस प्रकार से, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। अब यहाँ पर क्या है, अब ये वाली संख्या बड़ी हो गई, इससे इसमें भाग देंगे। तो इस प्रकार से 135 में भाग दे देंगे हम कितने का, 90 का। तो यहाँ एक बार फिर जाएगा 90, और यहाँ से 5 आएंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे। अब भी 0 नहीं आया है, तो इस प्रकार से हम फिर लिख देंगे 135 ना, इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल में 90 गुणे 1 प्लस 45। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर भाग देंगे थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पर क्या है हमारे 90, यहाँ 45 हैं, तो यहाँ 2 बार जाएगा, तो ये 90 हो जाएंगे, पूरा कट गया, यहाँ शून्य आ गया। अब तो हमारा शून्य आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही क्या नियम है कि शून्य आ जाए तो तब तक काटना है हमें। तो शून्य आ गया तो हमने यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब लिख देंगे हम 45 जो है 90 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर शून्य आ गया, तो अब हमको मासा भी पता हो गया, ठीक है। यहाँ पर मासा पूछा गया था, तो 135 और 225 का मासा जो हमारा कितना निकला बेटा, 45, ठीक है। आई होप आपको इस सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसका दूसरा सवाल लगाएंगे। दूसरा सवाल जो है क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 196 और 38 220। तो यहाँ पर ये संख्या वैसे लग रही है ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली संख्या को पहले लिखेंगे। तो 38 220 और बड़ा है किससे, 196 से। अब हम कौन सा नियम लगा दें, बार बार नहीं लिखेंगे, तो हम बता रहे हैं तो क्या लिखना है यहाँ पर वही चीज़ लिखने हैं, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये नहीं लिख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इस नियम को लगा रहे हैं। तो 38 220 और हम 196 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे 196, एक इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 आएंगे और 8 1। तो यहाँ पर फिर उतारा लेंगे हम कितने का, 2 का, तो 2 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 17 64 आएगा। अब इसको हम जब घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा बेटा, तो आ जाएगा 8 आएगा। 12 में से 4 गए 8 और इधर 9 बचेगा, उतारा 0 का आएगा। तो ये देखो एक ही बार में चला जा रहा है ना, तो ये 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 980, ठीक। तो कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम किस प्रकार से इसको कि 38 थे, यहाँ पर कितने थे, 38, ठीक है। तो 38 220 इक्वल कितना हो जाएगा,
बेटा कितना होगा, यहाँ पर शून्य आ गया ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 196 गुणे 195 और प्लस शून्य, तो शून्य आ गया। तो यहाँ पर मासा कितना है इसका, मासा पता हो जाएगा। मासा कितना है 196 और 38 और 220 का मासा कितना है 196। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल को लगाएंगे। तीसरा सवाल जो हमारा क्या है कि 867 और 225, 225 हमारे ज़्यादा हैं, है ना, हैं, तो इस तरह लगा देंगे, 867 कर देंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है, 867 ज़्यादा है किससे, 225 से, है ना बेटा। तो अब इसका हम इसमें एल्गोरिथम वही प्रीमे लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाली। तो इसमें प्रीमे लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, 867 में 225 का भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो सबसे पहले 3 बार जाएगा। 3 बार में कितना आएगा, 765 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 102। अब यहाँ पर ये पूरा नहीं जा रहा है बेटा, तो यहाँ क्या करेंगे, 867 इक्वल 225 गुणे 3 और प्लस 102। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अब यहाँ पर फिर हम 225 में डिवाइडेड, 225 में डिवाइड लगाएंगे कितने का, 102 का। ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कितना कई बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 204। फिर कितना बचेगा, 51। ठीक है। अब फिर नहीं हो रहा है तो 225 इक्वल 102 गुणे 2 प्लस 51। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। फिर शून्य नहीं आया बेटा, फिर इसका इसमें भाग देंगे, तो इधर इस तरह से फिर इसमें भाग दे देंगे। कितने में, 102 में कितने का भाग देंगे, 51 का। कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 102 हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यहाँ पर 102 इक्वल कितना हो जाएगा, 51 इंटू बेटा 2 और प्लस शून्य आ गया ना, आया ना। तो अब यहाँ से हमें पता हो गया कि 867 और बेटा और 225 का मासा जो हमको निकल के आया है वो कितना आया है बेटा, 51। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रश्नावली से हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इसको सिद्ध करना है 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं कोई पूर्णांक। तो यहाँ पर मैं इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मानेंगे कि माना ए हमारी जैसे सूत्र हमारा क्या होता है बेटा, कौन सी नियम में, एल्गोरिथम वाली प्रमेय थी ना, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था ना, उसी में मैंने एक सूत्र बताया था, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ ए हमारी क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। अब यहाँ पर ए जो हमारी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो गई। ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बेटा क्या है, अब प्रश्न में क्या दिया गया बेटा, प्रश्न में दिया गया है 6q हमें लाना क्या बेटा, 6q प्लस 1 और क्या है, और या 6q प्लस 3 और या 6q प्लस 5 को दर्शाना बेटा। ठीक है, इतने को दर्शाना है। तो यहाँ पर b के स्थान पर क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है ना, b के स्थान पर आ रहा है 6, तो b बराबर हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। b बराबर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, 0 जो होता है वो
आर से शेष जो है मैं जीरो जो है ना आर है ना, आर सदैव बड़ा होता है जीरो से या बराबर हो सकता है, और बी जो है बड़ा होता है सदैव आर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देखेंगे कि इफ़ यदि मतलब यहाँ पर बी जो है हमारा क्या है 6, वो किससे बड़ा है बेटा 6 जो है ना, 6 जो यहाँ 6 आया ना, बी बराबर हमने क्या ले लिया 6। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे तो बेटा तो यहाँ पर 6 रख देंगे बी के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6Q प्लस आर, 6Q प्लस आर। बेटा अब यहाँ ये देखो आर का मान कैसा होना चाहिए, आर का मान जो बेटा आर का मान जो है कैसा होना चाहिए, बी से कैसा है छोटा होना चाहिए, आर का मान जो है बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आर का मान जो है आर यही है ना, तो आर का मान बी से छोटा हो, मतलब 6 से कम संख्या हो, तो जैसे 0 1 2 3 4 5, तो हमने छोटे तो लिए ना भैया, तो यहाँ अब 6 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आर का मान नहीं ले सकते हैं, इससे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसी को क्रमशः इसमें रखते चलेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 0 रखेंगे, ए 0 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 0, तो ये हमारा आ जाएगा ए बराबर 6Q। अब यहाँ पर और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे आएगा हमारा, अब रखेंगे 1, तो क्या आएगा ए बराबर 6Q प्लस 1। ठीक है बेटा, देखो 1 आ गया, 1 हमारा ये सिद्ध हो गया ना 6Q प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, ए बराबर 6Q प्लस 2, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ए बराबर 6Q प्लस 3, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, ए बराबर 6Q प्लस 4, इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे, ए बराबर 6Q प्लस 5। देखो इसमें देखो हमारी ये 3 आया ना, 3 भी आया बेटा, 6Q प्लस 3 भी आया, 6Q प्लस 5 भी आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, देखो समझना है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 कोष्टक 6Q प्लस 3 कोष्टक 6Q प्लस 5 है। ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं जो हमारी कितनी कौन सी है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।